हाँ बेटा, सभी को गुड इवनिंग, सभी को राधे राधे। एक बार मैं ग्रुप पे डाल देता हूँ क्लास, जिससे आप लोग ऐड हो जाए और अपन क्लास को स्टार्ट करें। हाँ बेटा, क्या हुआ, दूसरे ग्रुप में जुड़ गई क्या? मेरे को तो इतना ही आता है यार, मोबाइल चलाना, तो हर बार मेरे से कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाती है। चलो हाँ बेटा, एक बार मेरी आवाज़ आ रही है तो आप एक बार शेयर थंब मार दें। हाँ अंजलि बेटा, गुड इवनिंग। भूपेश गुड इवनिंग, भूपेश जी गुड इवनिंग। अभी मुझे इतना ही आता है, जो गड़बड़ हो जाती है कभी कहीं कभी कहीं। अभी मुझे इतना ही आता है, जो गड़बड़ हो जाती है कभी कहीं कभी कहीं। हाँ जी, सभी को गुड इवनिंग, ऑल इज वेल। अलका बेटा, नेहा बेटा, सभी को गुड इवनिंग, सभी को राधे राधे। देखिए, कल फाइनली शायद ये वाला क्वेश्चन लास्ट कराया था आपको, यही कराया था शायद लास्ट क्वेश्चन, या आगे भी करा दिया था? हाँ शायद ये क्वेश्चन हमने कल लास्ट किया था। इसके अंदर थोड़ा सा यूनिट का और ध्यान रख लेना। इसके अंदर जब यूनिट आएगी ना, तो थोड़ा सा ये मीटर स्क्वायर नहीं आएगा, ये सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। उसका रीजन ये है कि जो एरिया और जो लेंथ है ना, वो सेंटीमीटर में दे रखी है। तो जो मोलर चालकता की जो यूनिट्स आएगी, वो सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स 1 में आएगी। ये तो आपको कल पता चल गया होगा कि जो मोलर चालकता हम निकालते हैं, उसका फॉर्मूला कैप्पा इंटू 1000 अपॉन कंसेंट्रेशन। अब आप सबको पता है कैप्पा बराबर होता है 1 अपॉन आर इंटू एल बाई। लंबाई को आप ले रहे हैं सेंटीमीटर में, और एरिया को ले रहे हैं सेंटीमीटर स्क्वायर में। यही तो किया आपने। अब आप सबको पता है ये जो 1 अपॉन आर है, इसको हम लिख सकते हैं ओम इनवर्स 1। अब ओम इनवर्स 1 को महो या सीमेंस भी लिखा जा सकता है, और यहां जो ये यूनिट बनेगी वो बनेगी सेंटीमीटर इनवर्स 1। 1 सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कटेगा, तो ये जो कैप्पा की जो यूनिट आई ना, वो क्या आई, ओम इनवर्स 1 और सेंटीमीटर इनवर्स 1। अब यहां कंसंट्रेशन को लोगे मोल, लीटर की बजाय सेमी क्यूब में, तो इसीलिए थोड़ा सा यूनिट्स का ध्यान रखें। यहां जो यूनिट्स लगाएंगे ना, वो ओम, मतलब इस ओम इनवर्स 1 की जगह सीमेंस, यहां ले लिया सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहां ले लिया मोल इनवर्स 1। थोड़ा सा इस बात को जरूर ध्यान रखें। हाँ बेटा, सभी को राधे राधे। ये लास्ट क्वेश्चन हुआ था। अब इस क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करें। दिए गए सॉल्यूशन की चालकता, सबने पढ़ा होगा चालकता, ये ध्यान रखें। ये क्वेश्चन आपसे सेकंड ग्रेड 2018 में भी पूछा था, और ज्यादातर बच्चों से ये गलत हो गया था। उसका कारण यह है कि एनसीईआरटी में थोड़ा सा आपको एक चीज चेक करनी पड़ेगी। एनसीईआरटी में 2 शब्द दे रखे हैं, एक तो है चालकत्व, दैट इज कंडक्टेंस, चालकत्व, कंडक्टेंस। जो आप सब पढ़ते हो नई एनसीईआरटी में, इसको जी से रिप्रेजेंट कर रखा है, प्रतिरोध का उल्टा, प्रतिरोध का व्युत्क्रम, चालक तो कहलाता है। जिसको आप एनसीईआरटी चालकता कह रही है, पुरानी एनसीईआरटी, चालकता का मतलब यहां विशिष्ट चालकता से है। थोड़ा सा ध्यान रखें इस बात को। कंडक्टिविटी, दैट इज कंडक्टिविटी, इंग्लिश में जरूर पढ़ लें। ये पिछली से पिछली बार ज्यादातर बच्चों का गलत हो गया था। और कैप्पा बराबर आपको पता है 1 अपॉन रो, और यहां रो की बजाय 1 अपॉन ए दिखा रखा है सिंबल एनसीईआरटी में। अब आप इस क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करें। दिए गए सॉल्यूशन में चालक तो नहीं है, यहां चालकता है, चालकता है। चालकता का मतलब आप समझ रहे होंगे, यहां विशिष्ट चालकता से मतलब है। ध्यान रखें दिव्यांश,
गुड इवनिंग दिव्यांश, गुड इवनिंग तो भी आदित्य, गुड इवनिंग नीलम बेटा, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। क्वेश्चन को ध्यान से सुन ले। यहां ये पूछा गया है चालकता पुरानी एनसीईआरटी में, चालकता चालकता पुरानी एनसीईआरटी में ध्यान रखेंगे चालकता का मतलब है विशिष्ट चालकता, कंडक्टिविटी। अब आपको याद आना चाहिए हम क्या पढ़ चुके कि तनुता बढ़ाने के साथ जब हमने चालकता को प्रभावित करने वाले कारक आप सबने पढ़े हैं, अलका ने इसका आंसर डी दिया है। अब आप सबने पढ़ा होगा कि जैसे ही हम तनुता बढ़ाते हैं डाइल्यूशन बढ़ाने के साथ चालकता बढ़ती है। भाई सब मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूं, ये हमारा एनोड है और ये कैथोड है। एक्चुअल में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हमने इसके अंदर पानी के अंदर NaCl घोल दिया। अब आपको पता है Na प्लस और Cl माइनस, ये Cl माइनस भागेगा एनोड पर और Na प्लस जाएगा कैथोड पर। लेकिन एक्चुअल में Cl माइनस और Na प्लस कैथोड और एनोड पर इतनी आसानी से नहीं जा पाते, क्योंकि इनके बीच में इंटर आयनिक इंटरेक्शन होता है। एक आयन दूसरे आयन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने लग जाता है। ये थोड़ी है कि Cl माइनस इतना आसानी से एनोड की तरफ चला जाएगा, उसको Na प्लस अट्रैक्ट करेगा नहीं करेगा। इसको बोलते हैं इंटर आयनिक इंटरेक्शन, और इस इंटर आयनिक इंटरेक्शन के कारण ही इसके अंदर रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है। अब जब हम इसके अंदर पानी मिलाते हैं तो ये जो आयन है वो पास पास की जगह कैसे हो जाते हैं, दूर दूर, और दूर दूर होने के कारण इंटर आयनिक इंटरेक्शन खत्म हो जाता है, जो प्रतिरोध है उसके मान में कमी आ जाती है और चालकता बढ़ने लगती है। तो आपको पता है तनुता बढ़ाने के साथ चालक तो बढ़ता है, तनुता बढ़ाने के साथ मोलर चालकता बढ़ती है, तनुता बढ़ाने के साथ तुल्यांकीय चालकता बढ़ती है, लेकिन पढ़ा होगा तनुता बढ़ाने के साथ विशिष्ट चालकता कैप्पा जिसको आप कहते हो वो घटता है, वो घटता है। अब क्वेश्चन में मैं वापस गलती मैं आपसे बार बार कह रहा हूं भूपेश, कपिल ध्यान से सुनो, कपिल का आंसर ठीक है, कृतिका बेटा ध्यान से करो। मैं कह रहा हूं एनसीईआरटी में इसको पढ़ लेना, चालकता को कहीं इंग्लिश में कंडक्टिविटी तो नहीं लिखा हुआ। अगर ये कंडक्टिविटी लिखा हुआ है दैट इज कैप्पा, वहां चालक तो जो है आपका प्रतिरोध का व्युत्क्रम जी, वो तो उसको तो जी से रिप्रेजेंट कर रखा है, दैट इज कंडक्टेंस। और यहां एनसीईआरटी में शुद्ध हिंदी में, पुरानी एनसीईआरटी में चालकता का मतलब विशिष्ट चालकता से। और आप सबने पढ़ा होगा डाइल्यूशन बढ़ाने के साथ, तनुता बढ़ाने के साथ चालकत्व, मोलर चालकता, तुल्यांकी चालकता तो बढ़ती है, लेकिन विशिष्ट चालकता घटती है, क्योंकि प्रति ml उपस्थित आयनों की संख्या कम हो जाती है। जैसे ही आप डाइल्यूशन मिलाते हैं तो 1 ml के अंदर आयनों की संख्या कम हो जाती है। इसीलिए ध्यान रखें तनुता बढ़ाने के साथ विशिष्ट चालकता घटती है, चाहे प्रबल वैद्युतप घट्टे हो चाहे दुर्बल वैद्युतप घट्टे हो, दोनों के केस के अंदर ही तनुता बढ़ाने के साथ विशिष्ट चालकता या कैप्पा के मान में क्या आती है, कमी आती है, दोनों के केस में। तो उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर सबके समझ में आया होगा, इसीलिए 13 का आंसर बी है। 13 का आंसर क्या रहा, बी रहा। समझ में आया सभी के? अगर सभी के समझ में आ गया तो एक बार थंब मार दे कि सर हमारी ये समझ में नहीं आया, ये पॉइंट समझ में नहीं आया, प्रबल वैद्युतप घट्टे हो चाहे दुर्बल वैद्युतप घट्टे हो। देखो अगर दुर्बल वैद्युतप घट्टे है, आपने पानी मिलाया, तो सबने पढ़ा है ओस्टवाल्ड की तनुता का नियम कि अगर आप किसी दुर्बल वैद्युत अपघट्टे में पानी मिलाओगे तो जो वैद्युत अपघट्टे होगा वो और अधिक आयनित होगा, आयनों की संख्या बढ़ेगी, आयनों की संख्या बढ़ेगी तो सीधी सी बात है चालकता बढ़ेगी, यही तो होता है। अब प्रबल वैद्युत अपघट्टे वैसे ही 100% आयनित होते हैं, लेकिन पानी मिलाने पर उनमें इंटर आयनिक इंटरेक्शन क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो सामान्यतः चाहे दुर्बल वैद्युत अपघट्टे हो चाहे प्रबल वैद्युत अपघट्टे हो, दोनों की चालकता मतलब दोनों के लिए ही चालकत्व, मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता तनुता बढ़ाने के साथ बढ़ती है, लेकिन विशिष्ट चालकता क्या होती है, घटती है। बिल्कुल दिमाग में रखें। इस क्वेश्चन का आंसर दें, आपसे पूछा गया था हाल में, यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया था सेकंड ग्रेड 2022 में। सेल नियतांक का व्यंजक क्या है, L/A को आप कैसे शो करेंगे, L/A का व्यंजक क्या है? L/A का व्यंजक क्या है?
L/A। सबने पढ़ा होगा कैप्पा बराबर 1/r इंटू L/A। पढ़ा है? कैप्पा बराबर 1/r इंटू L/A। अब ध्यान से देखेंगे, कैप्पा इंटू आर बराबर L/A। सबको पता है L/A को बोलते हैं सेल नियतांक। पढ़ते नहीं पढ़ते? सेल नियतांक। ओके, अब कैप्पा को अभी अभी मैंने कहा था एनसीईआरटी बोलती है चालकता, और आर को बोलती है प्रतिरोध। तो सबको समझ में आ गया होगा सेल नियतांक किसके बराबर है? चालकता इंटू प्रतिरोध। अरे हाँ या ना? अरे हाँ या ना? अब देखो ये सही है क्या 1/A? एक बार इसको चेक करो। ये सही है क्या 1/A? या फर्स्ट ही आएगा? गोर्धन नो, ये तो कंफर्म है, फर्स्ट तो इसका आंसर है ही। लेकिन एक बार सी को और चेक करो, सी हो सकता है क्या? नहीं होगा ना? एक बार चेक करो, मैं हिंट देता हूं, कोशिश करते हैं अपन। तो वैसे कैप्पा बराबर, कैप्पा को आप 1/ρ लिख सकते हो इंटू आर बराबर L/A। हाँ या ना? तो पढ़ा होगा ना ये कैप्पा क्या है? चालकता, विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम। अब सबने पढ़ा होगा रो क्या होता है? रो, ये जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है ये डिपेंड करता है आर इंटू L/A। सही है? अरे हाँ या ना? रो किसके बराबर होता है? तो रो पढ़ा होगा ना, विशिष्ट प्रतिरोध, रो बराबर आर इंटू L/A। तो हम यहां ये वैल्यू पुट कर सकते हैं ना, 1/r इंटू L/A। देखो एक बार सुनो सबने, सॉरी एक बार देखो, पढ़ा हो तो R बराबर होता है रो L/A, सॉरी पढ़ा हो तो सबने। तो 1/ρ, इसको इधर ले आए और इसको इधर ले आओ। आ रहा है समझ में भाई? सबने पढ़ा होगा ना प्रतिरोध किस बात पे निर्भर करता है? R बराबर होता है रो L/A। तो हम ये लिख सकते हैं कि रो किस, मतलब इसको इधर ले आए तो इसको इधर ले आओ, वज्रगुणा कर लो, इसको इधर ले आओ, तो L/A इंटू 1/r। तो वो तो अब यहाँ ये एक्चुअल में है ना, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, ये L/A है, थोड़ी सी मिस्टेक है इसमें, ये L/A है, ये 1/A नहीं है, ये थोड़ा सा सही कर ले, यहाँ ये L/A है, इसीलिए आंसर A और C दोनों। वापस समझ ले कि ये तो आपको, हाँ बिल्कुल कृतिका, हाँ बिल्कुल मैंने बता सही कर दिया। देखो आपको पता है सेल नियतांक का व्यंजक क्या है, ये पूछा है, तो एक तो आपको पता है 1/r इंटू L/A है ना, इसको इधर ले गए। अब ये भी तो L/A, ये भी तो सेल नियतांक ही है, सेल नियतांक का व्यंजक ही तो है L/A। तो इसीलिए एनसीईआरटी में इसका आंसर क्या दे रखा है? A और C। सबके समझ में आ गया? बिल्कुल 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 बिल्कुल, इसीलिए इसका आंसर डी होगा, क्योंकि ये L/A दे रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ कि अगर आप सोडियम क्लोराइड का वैद्युत अपघटन करते हो तो आपको इनमें से कौन सा उत्पाद प्राप्त नहीं होता? कि अगर मैं जलीय सोडियम क्लोराइड का वैद्युत अपघटन करता हूं तो इनमें से कौन सा उत्पाद प्राप्त नहीं होता?
आंसर को जवाब देंगे। अगर हम सोडियम क्लोराइड का वैद्युत अपघटन करते हैं तो इनमें से कौन सा उत्पाद प्राप्त नहीं होगा? पुष्पेंद्र पारासर ए, मैं हिंट दे देता हूं, ये आपका एनोड, ये आपका कैथोड। आपने NaCl को पानी में डाला, एक है Na+, एक है Cl-। पानी का मतलब है H+ और OH-। अब ये पता होगा एनोड पर पहले कौन सा आयन मूव करेगा, Cl-, और कैथोड पर पहले कौन सा आयन मूव करेगा, H+। तो कैथोड पर तो H+ का रिडक्शन होगा तो हाइड्रोजन गैस बनेगी, और एनोड पर बनेगी Cl2 गैस, और Na+ OH- से रिएक्शन करके बना लेगा कास्टिक सोडा। इसीलिए यहां जो आंसर होगा वो क्या मिलेगा, सोडियम। देखो अगर यहां गलित NaCl होता, गलित NaCl, तब तो गलित NaCl होता, तब आप ये कहते कि कैथोड पर सोडियम और एनोड पर क्लोरीन गैस जमा होगी। लेकिन यहाँ गलित NaCl नहीं, यहाँ जलीय NaCl है, और जलीय NaCl का जब आप वैद्युत अपघटन कराओगे तो आपको पता होगा एनोड पर क्लोरीन, कैथोड पर हाइड्रोजन, और साथ में कास्टिक सोडा बनेगा। बिल्कुल बिल्कुल अंजलि बेटा, बिल्कुल ठीक है, सभी का आंसर बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। ये आपको डायरेक्ट रिएक्शंस याद करनी है कुछ, कि जब जंग लगती है आयरन पर, जब संक्षारण होता है, तो कैथोड पर कौन सी इक्वेशंस होती है, ये आपको डायरेक्ट याद रखनी है। ऑक्सीजन प्लस 4H+ 4 इलेक्ट्रॉन से 2S2O बनता है। इस इक्वेशंस को थोड़ा सा, ऐसी इक्वेशंस को तो डायरेक्ट याद करने की कोशिश करें कि जब आयरन पर जंग लगती है तो कैथोड पर कौन सी इक्वेशन होती है, तो O2 + 4H+ 4 इलेक्ट्रॉन से का बनना, ये वाली इक्वेशन थोड़ा सा इसको दिमाग में डायरेक्ट ही याद रखें। दिखते ही अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो दिमाग में बढ़ जाना चाहिए कि कैथोड पर ये वाली इक्वेशन होगी। बिल्कुल बिल्कुल। नेक्स्ट, अब आप क्वेश्चंस का जवाब देंगे। जब साम्य की स्थिति होती है तो गैल्वेनिक सेल के लिए इनमें से कौन सा कथन सही है? क्वेश्चन नंबर 17। पुष्पेंद्र ने इसका आंसर ए दिया है। कल भी रटाया था कि जब सेल काम करना बंद कर देता है तो हम उसको साम्य की स्थिति कहते हैं, और मैंने कहा था किसी रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर जब साम्य स्थापित होता है तो कल ही मैंने कहा था इस डेल जी का मान क्या होता है, 0 होता है। और साम्य की स्थिति में ये भी आपको याद रखना है कि सेल का जो विद्युत वाहक बल होता है वो भी क्या हो जाता है, 0। किस स्थिति में, साम्य की स्थिति में। और साम्य की स्थिति में गिब्स मुक्त ऊर्जा का मान भी 0 रहता है। मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा का मान 0 नहीं होता, गिब्स मुक्त ऊर्जा का मान 0 होता है, और साथ ही साथ सेल का विद्युत वाहक बल का मान भी 0 होता है। अमृता बेटा बहुत दिनों बाद बिल्कुल दिखाई दी आज, सभी का आंसर सही है। अंजलि का ठीक है, कपिल का ठीक है, अलका का ठीक है, कृतिका का ठीक है, ऑल इज वेल, सभी का आंसर ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करेंगे। ये फैराडे का सेकंड लॉ है, हिंट दे दी, फैराडे का सेकंड लॉ। वैद्युत अपघट्यों में विद्युत की समान मात्रा प्रवाहित करने पर मुक्त विभिन्न पदार्थों की मात्रा किसके समानुपाती होती है? सबने पढ़ा होगा फैराडे का द्वितीय नियम, कि जब कई वैद्युत अपघटनी सेल आपस में श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हों और उनमें समान समय तक समान धारा प्रवाहित की जाए तो इलेक्ट्रोड पर जमा होने वाली पदार्थ की मात्रा उनके तुल्यांकी भारों के अनुपात में होती है। सबने पढ़ा होगा W1/W2 किसके बराबर होता है, E1/E2। याद करें फैराडे का सेकंड लॉ, कि जब कई वैद्युत अपघटनी सेल श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हों और उनमें समान समय तक समान धारा प्रवाहित की जाए तो इलेक्ट्रोड पर जमा होने वाले पदार्थों की मात्रा उनके तुल्यांकी भारों के अनुपात में होती है। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या रहेगा, 3 रहेगा। भूपेश जी बिल्कुल ठीक है, विमला बेटा बिल्कुल ठीक है, सभी का आंसर बिल्कुल ठीक है। एक बार आप देख लें मेरा नेट सही आ रहा है प्रॉपर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करेंगे। HAC, यहां एसी का मतलब एसीटेट से, ये हो गया एसिटिक एसिड, ये हो गया NaCl,
ये हो गया HCl, और इन सब के लिए अनंत तनुता पर मोलर चालकता दे रखी है। और आपसे पूछा गया है कि अनंत तनुता पर सोडियम एसीटेट की मोलर चालकता क्या होगी, यानी आपको एक तो एसीटेट आयन चाहिए और दूसरा आयन कौन सा चाहिए, Na+ आयन चाहिए। अब आप खुद इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। 1 मिनट का समय दे रहा हूं, कैलकुलेशन कर सकते हैं कि आपको कितनी ही बार आ गया। ये कोलरास के नियम की एप्लीकेशंस है कि अनंत तनुता पर दुर्बल वैद्युत अपघट्यों की मोलर चालकता आपको फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन के अंदर एसिटिक एसिड की, यह AC का मतलब एसीटेट्स है, CH3COO- और H एसिटिक एसिड हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गया, HCl हो गया। इनकी अनंत तनुता पर मोलर चालकताएं आपको दे रखी है, और क्वेश्चन में सोडियम एसीटेट की अनंत तनुता पर मोलर चालकता दे रखी है। अंजलि ने इसका आंसर ए दिया है, ऑल इज वेल ने इसका आंसर 1 दिया है, अलका उपाध्याय ने आंसर ए दिया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और लोग बताएं, चेक करें, अपना आंसर दें। अब मुझे पता है एसीटेट आयन तो किससे मिलेगा, इससे, और Na+ इससे मिलेगा, तो इन दोनों को तो जोड़ो, तो 390.5 और 126.4, ये तो आपस में जुड़ेंगे, 5 4 9 6 9 2 11 1 516। और ये जो एक्स्ट्रा बच गए, क्या क्या बचा, जैसे एसिटिक एसिड से हमें केवल एसीटेट आयन चाहिए, H+ नहीं चाहिए, NaCl से हमें केवल Na+ चाहिए, Cl- नहीं चाहिए। तो जो रिमेनिंग चीज बच जाती है उसको घटा दोगे, यानी यहाँ माइनस घटेगा 425.9, तो आपका जो आंसर है वो कितना आएगा, 91 आएगा। और क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर 1, बहुत बढ़िया, सभी का आंसर 1 है, वेरी गुड बेटा। इस क्वेश्चन का आंसर आपको आना चाहिए कि कैल्शियम क्लोराइड है, मैं उसमें धारा प्रवाहित करता हूं, तो 80 ग्राम कैल्शियम प्राप्त करने के लिए मुझे कितनी धारा फैराडे में प्रवाहित करनी होगी। क्वेश्चन नंबर 20 का सभी लोग आंसर देंगे। मैं आपको हिंट दे देता हूं कि सबसे पहले आप कैल्शियम आयन की अगर बात हो रही है तो आप कैथोड पर कैल्शियम आयन की क्या इक्वेशन होगी वो लिखोगे। तो कैथोड पर आपको पता है ये जो कैल्शियम आयन है ये कैथोड पर जाएगा, 2 मोल इलेक्ट्रॉन या 2 फैराडे चार्ज ग्रहण करेगा और 1 मोल कैल्शियम जमा होगा। हिंट दे दी, अब आप बताएं। ऐसा क्वेश्चन 100% आएगा। बहुत बढ़िया बेटा, ऑल इज वेल, बहुत बढ़िया बेटा, सी। अलका बहुत शानदार बेटा, एक्सीलेंट। अंजलि बेटा बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा। भूपेश जी बी नहीं आएगा, आप थोड़ा सा चेक करें कि यहां मुझे 80 ग्राम कैल्शियम प्राप्त करना है। हाँ भूपेश जी, इसका आंसर सी आएगा, बिल्कुल 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 बिल्कुल। विमला बेटा सी, कृतिका बेटा सी, केमिस्ट्री फॉर ऑल सी, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। आप सबको पता है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि गलित NaCl में या गलित कैल्शियम क्लोराइड में कितनी मैं धारा प्रवाहित करूं ताकि मुझे इतना पदार्थ इकट्ठा हो जाए, तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले जो पदार्थ इकट्ठा हो रहा है उसकी इक्वेशन लिख लीजिए, क्योंकि आपको पता है कैल्शियम आयन और क्लोराइड आयन मिलेगा। कैल्शियम आयन कैथोड पर पहुंचेगा, 2 मोल इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके कैल्शियम बनाएगा। यहां आपको इक्वेशन ये कह रही है कि 1 मोल कैल्शियम आयन जब 2 फैराडे के बराबर चार्ज ग्रहण करेगा तब 1 मोल कैल्शियम जमा होगा। 1 मोल कैल्शियम का वजन होता है 40 ग्राम। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 मोल कैल्शियम इकट्ठा अगर आप करना चाहते हैं तो 2 फैराडे चार्ज की आवश्यकता होगी। और अगर आप 2 मोल कैल्शियम का मतलब हो गया 80 ग्राम, कि अगर आप 80 ग्राम कैल्शियम इकट्ठा करना चाहते हैं या 2 मोल कैल्शियम इकट्ठा करना चाहते हैं तो टोटल जो चार्ज की आवश्यकता होगी वो 4 फैराडे वैद्युत धारा की आवश्यकता होगी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शानदार, एक्सीलेंट बेटा, बहुत एक्सीलेंट। अगर ये क्वेश्चन आप सही कर रहे हैं तो इलेक्ट्रो का आपका क्वेश्चन 100% सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करेंगे। अगर मानक अपचन विभव का मान उच्च है तो क्या होगा।
हाँ जी, सबने पढ़ा होना चाहिए। बिल्कुल भूपेश जी, बिल्कुल ठीक, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। क्यों बेटा अलका, एक बात बता, अब चायक प्रकृति कम होगी, अब चायक क्षमता कम होगी, अब चायक लक्षण कम होंगे, ये तीनों एक ही तो बात है। आपको अभी अभी क्या पता है कि जितना ज्यादा मानक अपचन विभव का मान ज्यादा होगा, मानक अपचन विभव का मान ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति ज्यादा होगी, तो ऑक्सीकारक गुण ज्यादा होंगे। हम पढ़ चुके हैं कि फ्लोरीन प्रबलतम ऑक्सीकारक होता है, रीजन आप पढ़ चुके हैं कि उसका मानक अपचन विभव अधिकतम होता है। हम पढ़ते हैं लिथियम प्रबलतम अपचायक होता है, हम पढ़ते हैं कि लिथियम प्रबलतम अपचायक क्यों है, रीजन देते हैं कि उसका मानक अपचन विभव कम होता है। तो अगर किसी का मानक अपचन विभव ज्यादा है तो उसमें अपचायक गुण कम होंगे, चाहे अपचायक प्रकृति की बात करें, चाहे अपचायक क्षमता की बात करें, चाहे अपचायक लक्षण की बात करें, सबका मतलब एक ही है। इसीलिए इस आंसर का आंसर क्या जाएगा, 4। इसीलिए क्वेश्चन 21 का आंसर 4 रहेगा। देखिए बेटा, ये जितने भी मैं क्वेश्चंस आपको करा रहा हूं पूरे ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के पेजों पर बने हुए क्वेश्चन है, और इस तरह के जो क्वेश्चन है भगवान ने चाहा तो इस साल ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, और जो ये क्लासेस ले रहे हैं उनको काफी बेनिफिट होगा। अब आपने पढ़ा हो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को कैसे एक्सप्लेन करते हैं, आपको ये बताना है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को कैसे एक्सप्लेन करते हैं। आप बोलते हो ना ये नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, तो कल भी मैंने आपको समझाया था नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जिनके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल 0 होते हैं, उनके अंदर मैंने कुछ कंडीशंस आपको बताई थी। पहली बात तो कहा था ये जो एसिडिक सॉल्यूशन है इसकी कंसंट्रेशन 1 मोलर होनी चाहिए, ये दो तो गलत हो गए। दूसरी बात मैंने कही थी कि इसके अंदर जो हाइड्रोजन गैस पास करते हो, बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप ये कहें कि इस हाइड्रोजन गैस को जिसको हम पास कर रहे हैं उसका जो प्रेशर है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी आप देखना 1 बार दे रखा है, क्योंकि 1 एटमॉस्फेयर और 1 बार एक ही बात होती है, लेकिन जब दोनों को बेस्ट चुनना हो तो एक बार मेरे कहने पर एनसीईआरटी को देखना 1 बार कर रखा है वहां। एटमॉस्फेयर देखो पहले और दूसरे में कोई अंतर नहीं है, एसिडिक सॉल्यूशन। अब हाइड्रोजन गैस की बात है तो मेरे कहने के लिए एक बार एनसीईआरटी में चेक करना कि हाइड्रोजन गैस का प्रेशर क्या दे रखा है, और फिर मेरे व्हाट्सएप पे लिख के बताना क्या दे रखा है। तो 1 बार दे रखा होगा, किस कंडीशन में, स्टैंडर्ड कंडीशन में। तो उम्मीद करता हूं आज की जो क्लास है वो आप सबके समझ में आई होगी, और कल मैं एक टेस्ट पेपर सॉल्व कराऊंगा, तो आप लोग जरूर उसको सॉल्व करना। मेजर टेस्ट है और उसमें करीबन 40-45 क्वेश्चन होंगे, तो उस बहाने जो हमने सारा पढ़ा है वो एक बार के लिए पूरा रिवाइज हो जाएगा। और परसों मैं टॉपिक जो लूंगा वो परसों लूंगा, एक तो आयनिक इक्विलिब्रियम लूंगा परसों, और साथ में गैसीय स्टेट लूंगा, और फिर उसके बाद जो बच गया फिर एक चैप्टर और बचेगा, मतलब इस वीक में हम पूरा फिजिकल कंप्लीट कर लेंगे। और जो उसके बाद मैंने आपको कह दिया कि संडे को मैं 3 घंटे या 2 या 3 घंटे की क्लास लूंगा, और उसके अंदर आपका कंप्लीट इनऑर्गेनिक पूरा कराऊंगा, और आप 9 बजे से जुड़ना। 2 घंटे 3 घंटे में अपन 200-300 क्वेश्चन इनऑर्गेनिक के कर लेंगे, तो अपने सारे इनऑर्गेनिक के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ सबको क्लासेस पसंद आ रही होगी, और आप ज्यादा से ज्यादा सर का सपोर्ट करेंगे, शेयर करेंगे। आपके जो भी मिलने वाले हैं उनको आप बता दें, फर्स्ट ग्रेड बैच स्टार्ट हो गया है। थैंक यू।